पहले बात करते हैं हीटिंग की, तो ऑफ कोर्स गाड़ी हीट करती है। आप इसे सिटी राइड में बिल्कुल भी स्लीपर पहन के नहीं चला सकते हैं, आपको स्ट्रिक्टली शूज़ पहनना पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो माइलेज है वो अन्य जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स हैं उन सबसे कम है, चाहे वो NS 400 हो गया, KTM हो गया या आपका। और रही बात, एक लोग का क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसे प्राइमरी बाइक बना सकते हो या नहीं। तो देखिए, डिपेंड कर सर्विस को लेकर लोग को काफ़ी एंजाइटी रहती है इसके कि सर्विस सेंटर्स काफ़ी कम है। तो देखिए, मैंने आगे का ब्रेक है, इसका आगे का ब्रेक काफ़ी अच्छा है। अगर आप 60, 70, 80 पे भी चलाते हो ना, उसके बाद भी आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप तो। और ये जो फिगर्स है टॉर्क और पावर का, वो सच में ये गाड़ी प्रूफ करती है कि जो इसका फिगर्स कंपनी ने बताया है वो। नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की रिव्यू होने वाली है एक ऐसी बाइक जो कि आपने मार्केट में ज़्यादा देखा नहीं होगा, यज़दी की रोडस्टर। तो आज हम बात करेंगे कि ये बाइक आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपने रॉयल इनफील्ड की बहुत सारी बाइक देखी होगी, तो उसके कंपटीशन में ये कितना बेहतर हो सकता है। ऑनर से हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बाइक को लेकर, वो पछता रहे हैं या फिर वो इस बाइक को लेकर खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे इस बाइक के ऑनर से। तो स्वागत करते हैं आपका, क्या हाल है? बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ये बाइक आपको ना मार्केट में ज़्यादा दिखती नहीं है। इसके अलावा भी इससे बेहतर ऑप्शन था। रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक्स थी, आपको मेट्योर भी थी, क्लासिक भी थी और हंटर भी था अभी नए अपडेट्स के साथ। तो आपका ये बाइक लेने का प्लानिंग कैसे बना, जबकि इसकी सर्विस सेंटर भी ज़्यादा नहीं है, ना ये बाइक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अचानक से ऐसा क्या प्लान में आया कि यही बाइक लेनी चाहिए आपको, यज़दी की रोडस्टर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि ये जो बाइक है ये मार्केट में ज़्यादा दिखती नहीं है। और ऑलरेडी जो पॉपुलर बाइक्स हैं रॉयल इनफील्ड की, जब आपकी मेट्योर हो गई या क्लासिक 350 हो गई, हंटर हो गई, वो ऑलरेडी सेगमेंट पे राज कर रही हैं। तो उसके बाद भी हम ये बाइक चूज़ किए। तो देखिए, इसका पहले रीज़न था कि कोई बाइक लेने से पहले प्री प्लानिंग करते हैं कि उसका यूज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस था कि मुझे एक क्रूज़र बाइक लेनी तो है, पर एक ऐसी क्रूज़र बाइक होनी चाहिए जिसको लेके जब मैं निकलूँ तो ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई गाड़ी मुझे पीछे कर दे रही है ईजिली, वो चीज़ नहीं चाहिए मुझे। एक मतलब जो उसका इंजन है, जो उसके पावर में, मुझे एक फ़न चाहिए था, एक किक चाहिए था, जो कि मुझे शायद जो अन्य बाइक्स हैं आपकी क्लासिक 350, वो बाइक्स ऐसी हैं जो कि आप उसको उतना मतलब क्रूज़ तो कर सकते हो, पर अब अगर आप सोचोगे कि आप उसको थोड़ा स्पीड अप करो, थोड़ा उसको आप मतलब एक्सेलरेट करके चलाओ अपने मन से, कि आप जब भगा रहे हो गाड़ी को तो आपको वो मज़ा आ रहा है, आप उसको सोचना नहीं पड़ रहा है आपको कि नहीं मेरी गाड़ी अब जवाब दे रही है या फिर मेरी गाड़ी अब नहीं भाग पाएगी। तो एक मेरा ये पर्पस था कि जब भी मैं रोड पर चलूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़े इस गाड़ी को स्पीड अप करते हुए कि मेरी गाड़ी रुक रही है या फिर पावर में लैग कर रही है। तो मुझे एक ओवरऑल एक पावरफुल बाइक चाहिए थी जिसका लुक्स जो हो एक क्रूज़र बाइक की तरह हो। और ये जो बाइक है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद ये जो बाइक है मुझे पसंद आई और ये मेरे जो भी मेरे पर्पसेस थी उसको ये फुलफिल कर रही थी। तो आपसे अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि ये बाइक का प्राइस कितना है पड़ा आपको, कितना किलोमीटर अब तक चल चुकी है और कितना सेटिस्फाइड है इस बाइक को लेकर आप? जब आप प्राइस पे किए होंगे तो एक होता है ना सेटिस्फेक्शन अब तक का, तो वो हम एक्सपीरियंस अपना बताइए। देखिए, ये जो बाइक है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस 2,08,000 है और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 2.5 लाख के करीब है। तो ऑफ कोर्स मैंने इसे मतलब ऑन रोड प्राइस मैंने पूरा पेमेंट करके नहीं लिया था, मैंने इसे फाइनेंस कराया था, तो मुझे लगभग 3 लाख के प्लस पड़ गई थी बाइक। और रही बात सेटिस्फेक्शन की, तो देखिए जब मैंने बाइक लिया था तब मैं उस समय तो काफ़ी सेटिस्फाइड था, और अभी का क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। लास्ट में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा। मतलब जिस पॉइंट पे मैंने प्राइस पे किया था उस टाइम पे मेरे लिए ये बाइक बेस्ट थी और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और जैसा कि आपने पूछा कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो 1 साल में ये बाइक लगभग 8,000 किलोमीटर चली है, क्योंकि मैं सिर्फ इसे लॉन्ग राइड्स पे ही यूज़ करता हूँ। तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि आप इसे सिर्फ लॉन्ग ड्राइव ही करते हैं, तो ऐसा क्यों, सिटी राइड क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। काफ़ी लोग सोचेंगे कि इतनी भारी बाइक है तो क्या इसे हम सिटी में चला सकते हैं या नहीं। तो देखिए, मेरा ये ओपिनियन है कि मैं इसे लॉन्ग राइड्स पे सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बाइक्स हैं जो कि मैं मतलब सिटी राइड्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ या लोकल राइड्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये बाइक ऐसा नहीं है कोई सिटी राइड में नहीं चला सकता है, सिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे चलाने में। वैसे भी आप जब लॉन्ग राइड करते हो आपको सिटी में कुछ मतलब किलोमीटर से चलाना पड़ता ही है, और मैंने इसे सिटी में चलाया है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मैं ज़्यादातर इसे लॉन्ग राइड पर प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है जिससे मैं लोकल में ट्रैवल कर सकता हूँ। और रही बात, एक लोग का क्वेश्चन आता है कि क्या आप इसे प्राइमरी बाइक बना सकते हो या नहीं। तो देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपको लोकल यूज़ ज़्यादा करना है तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए प्राइमरी बाइक नहीं बन सकती, आपके पास एक ऑलरेडी बाइक होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ एक लॉन्ग रूट के लिए आपको जाना है या फिर आपको मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलना है, तब मतलब उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। बाकी आप 10-20 किलोमीटर के लिए ये बाइक को ना चलाओ तो बेटर है, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए ऑलरेडी, उसके बाद आप इसको लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो जैसे कि आप बता रहे थे हमें कि आपने स्पेशली इस बाइक को परफॉर्मेंस के लिए ही लिया था, अभी आपका परफॉर्मेंस में, इस बाइक का पावर परफॉर्मेंस में क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए जो रही बात परफॉर्मेंस की, तो ऑफकोर्स मैंने परफॉर्मेंस के लिए ये बाइक ये लिया था और मैं इस बाइक के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बाइक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जब इसको आप थ्रॉटल देते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि गाड़ी रुक रही है। जब आप थ्रॉटल देते हो फिर आपको मज़ा आने लगता है इस बाइक के साथ में, क्योंकि वो जो थ्रॉटल में जो इंजन में पावर है, जो इसका आप अगर टॉर्क देखते हो, इसका आप पावर देखते हो, और ये जो फिगर्स है टॉर्क और पावर का, वो सच में ये गाड़ी प्रूफ करती है कि जो इसका फिगर्स कंपनी ने बताया है वो ये गाड़ी उसको प्रूफ करती है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं हंटर और मेट्योर भी चलाया है, तो अगर परफॉर्मेंस का अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देखें तो जो आपको मेट्योर है या फिर जो आपकी हंटर है वो थोड़ा टॉप एंड में लैग करती है। इस बाइक में हम लोग को वो लैग देखने को नहीं मिलता है। ये बाइक है कि आप अगर एक बार चलाओ, आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बाइक में परफॉर्मेंस को लेकर मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप बस इतना समझो कि मुझे आज तक फुल थ्रॉटल देने का मौका नहीं मिला है इस बाइक में। वैसे मुझे रोड्स नहीं मिली कि मैं इसकी फुल थ्रॉटल को चेक कर सकूँ। मैंने जितना चेक किया उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है। तो अब आपसे सर्विस के लेकर क्वेश्चन पूछना है मुझे, क्योंकि आपने बताया है कि यजदी के सर्विस सेंटर ज़्यादा है नहीं, तो आपका सर्विस को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है और आपको कितना चार्जेस करने पड़ते हैं, सर्विस में कितने चार्जेस लगते हैं और मेंटेनेंस का चार्ज क्या है? सर्विस को लेकर लोग को काफ़ी एंजाइटी रहती है इसके कि सर्विस सेंटर्स काफ़ी कम है। तो देखिए, मैंने इसे बाइक का अभी तक 3 सर्विस कराया है। सर्विस सेंटर पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। वहाँ पे थोड़ा कह सकती है कि अन्य बाइक से थोड़ा इसका ज़्यादा सर्विस चार्ज है। अभी मैंने तीनों सर्विस कराया तो लगभग मेरा मतलब 1700 से 1800 रुपये मेरा खर्च आया है, ठीक है। और मेरी मोबिल लगभग एक बार मतलब चेंज हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको खर्च ज़्यादा हो जाता है। रही बात मेंटेनेंस की, तो देखिए इस बाइक का जो भी पार्ट्स है और जो भी आपका मतलब पार्ट्स अगर चेंज करना हो तो उसको आपको सिर्फ सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। आप उसका बाहर चेंज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी सर्विस पार्ट्स है वो बाहर अवेलेबल ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसका जो भी पार्ट्स है उसका थोड़ा चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तक तो मैंने वैसा कुछ पार्ट चेंज कराया नहीं है एक डिस्पैड के अलावा। पर अगर आप इसका पार्ट चेंज कराने जाओगे तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग सकता है और ज़्यादा है भी, क्योंकि इसका चैन का दाम भी शायद 6000 के अप्रॉक्स है। तो उस केस में देखा जाए तो ये बाइक का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, पर अभी तक वैसा मुझे कुछ चेंज कराने का मौका मिला नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, मतलब मोस्टली आप लॉन्ग ट्रैवल ही करते हैं इस बाइक से, तो इस बाइक में आपको सीट की कंफर्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, इसका ब्रेक्स, और जो मेन चीज़ होता है इसका सस्पेंशन, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जबकि मेन चीज़ सस्पेंशन ही होता है। आप अगर लॉन्ग टूर वगैरह कर रहे हैं तो, और हाथ वगैरह में, पीठ वगैरह में कुछ दर्द वगैरह, तो ये आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। लॉन्ग ड्राइव की बात करें तो मैंने इसे एक रन में लगभग 250 किलोमीटर चलाया है एक बार में, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ देखिए, सीट कंफर्ट की पहले बात करते हैं, तो सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम मेट्योर से थोड़ा कंपेयर करें तो मेट्योर का सीट थोड़ा इससे कंफर्ट है, पर 19-20 का फ़र्क है, आपको ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा नहीं। और रही बात इसका जो बॉडी पोस्चर है, जब आप इसको चलाते हो तो इसका बॉडी पोस्चर इतना बढ़िया है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप मतलब बाइक, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको बाइक चलाना पड़ रहा है। ऐसा इसका मतलब बॉडी पोस्चर है। तो हाथ में दर्द और बैक में दर्द ऐसा कुछ खास मुझे फील हुआ नहीं है। पर हाँ, अगर आप एक रन में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाते हो तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपको फील हो सकता है। और रही बात इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, छोटे मोटे ब्रेकर्स बिल्कुल पता भी नहीं चलते हैं। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मुझे मतलब नॉर्मल रोड में तो कभी दिक्कत आया नहीं है, ऊंचे ऊंचे ब्रेकर्स पे भी कभी दिक्कत नहीं आया है। हाँ, कभी अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो ज़्यादा सोच के, तो शायद इसका जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको दिक्कत कर सकता है। और जो मेन चीज़ आता है आपका ब्रेक्स, तो ब्रेक्स इसका जो आगे का ब्रेक है, दोनों में आपको ABS है, तो जो आगे का ब्रेक है, इसका आगे का ब्रेक काफ़ी अच्छा है। अगर आप 60, 70, 80 पे भी चलाते हो ना, उसके बाद भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप मतलब थोड़ी दूर के अंदर आप इस गाड़ी को रोक सकते हो, जहाँ पे हो आप वहाँ पे रोक सकते हो। कोई स्किड नहीं करती है बाइक कभी भी। हाँ, थोड़ा पीछे वाला ब्रेक उतना पावरफुल नहीं है, पर आगे और पीछे का ब्रेक, आगे का ब्रेक इतना पावरफुल है कि आप दोनों को मिलाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आप 7000 किलोमीटर, लगभग 8000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो उसमें आपको माइलेज कितना मिल गया है? चाहे आप हाईवे की बात करें या फिर सिटी की बात करें, इन दोनों में आपको कितना माइलेज मिल जाता है? तो देखिए, माइलेज की बात करें तो इसका जो माइलेज है वो अन्य जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स हैं
उन सबसे कम है, चाहे वो NS400 हो गया, KTM हो गया, या आपका रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं उन सबसे इसका माइलेज कम है। आप भरोसा नहीं करोगे, कंपनी भी शायद 28 kmpl ही इसका जो माइलेज है वो क्लेम करती है, लेकिन अब तक मुझे जो हाईएस्ट माइलेज मिला है वो लगभग आपको 26 मिला है, और जो लोवेस्ट माइलेज मिला है वो 17-18 भी गया हुआ है। तो आप अगर एवरेज मान के चलो जो इसका माइलेज है तो वो आपको 22-23 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी जैसे मैं चलाता हूँ इस बाइक को, तो उस हिसाब से 22-23 से ज़्यादा वैसे भी इसको माइलेज आपको नहीं मिल सकता। तो आपसे अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इसकी जो इंजन है काफ़ी बड़ी है, तो इतने बड़े इंजन होने के बाद भी कोई हीटिंग इशू है आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है? और एक गाड़ी में होता है ना, वाइब्रेशन भी होता है कुछ, तो क्या इसमें भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है? पहले बात करते हैं हीटिंग की, तो ऑफ कोर्स गाड़ी हीट करती है। आप इसे सिटी राइड में बिल्कुल भी स्लीपर पहन के नहीं चला सकते हैं, आपको स्ट्रिक्टली शूज़ पहनना पड़ेगा। और उसके बाद भी हो सकता है अगर आप एक्सट्रीम गर्मी में बाइक को चला रहे हो तो आपको तब भी हीटिंग फील हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसमें जो आपका रेडिएटर है, इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है, तो जो इसका मतलब कूलिंग है वो ठीक है। मतलब अगर आप कुछ समय तक चलाओगे बाइक को, उसके बाद ये अपने आप कूल करती है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप कभी बाइक काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो जाती है तो कभी कभी जो आपका लिक्विड जो कूलिंग है वो स्टार्ट नहीं होता है। इसका कुछ शायद स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके बाद ये स्टार्ट होता है, मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है कि गाड़ी काफ़ी एक्सट्रीम गर्म हो जाती है, पर अगर आप शूज़ पहनोगे तो वो मैनेजेबल है, आपको फील नहीं होगा। और रही बात वाइब्रेशंस की, तो मुझे मतलब वाइब्रेशंस हाथ में तो कुछ फील नहीं होता बाइक चलाने समय। आप अगर 100-120 पे चलाते हो, उसके बाद मतलब 115 के बाद अगर आप जाते हो तो बाइक आपको हाथ में हल्का वाइब्रेशन फील होगा, पर जो आपका हैंडल है उसमें कोई वॉबलिंग नहीं है। आप चाहे 115-120 चला लो, ऊपर चला लो, आपको कोई वॉबलिंग नहीं मिलता है। इसका जो हैंडल है, बाइक काफ़ी स्टेबल है। और एक चीज़ है जो वाइब्रेशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी ज़्यादा, कि गाड़ी जब भी 60-70 से ऊपर जाती है, जो इसका मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है। मतलब अब वो शायद पता नहीं ऐसा क्या वाइब्रेशन है जिसकी वजह से ये होता है। हाथ में मुझे फील नहीं होता है उस 60-70 के स्पीड पर कोई वाइब्रेशन, पर जो मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे का व्यू है वो आपको मतलब पूरा ब्लॉक हो जाता है, आपको नहीं दिखेगा कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। पर हाँ, ये भी है कि अगर आप 70-80 पे चलते हो तो आपको ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उस केस में कह सकते हैं कि चलो ठीक है, ये मैनेजेबल है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इस बाइक में आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या लगा अब तक? तो पहले स्टार्ट करते हैं जो जहाँ पे कंपनी को मतलब सुधारना चाहिए, थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है हेडलाइट। इसका हेडलाइट का जो थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब रोड लाइट नहीं है, वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। क्योंकि मैं जब नेपाल गया था, बिल्कुल पहाड़ी रास्ते पे, एकदम रात का वक्त था, वहाँ पे कोई लाइट नहीं था। मुझे सिर्फ इस बाइक के लाइट पे रिलाई करना पड़ा था, और वो थोड़ा मेरे लिए मतलब काइंड ऑफ रिस्की था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उतना लाइट इनफ नहीं था कि मैं रोड को अच्छे से देख पाऊँ। वो काफ़ी मतलब थोड़ी दूर तक इसका विजिबिलिटी है। और एक और प्रॉब्लम मुझे ये लगता है इसका लाइट में, कि इसका जो विजिबिलिटी वो थोड़ा रोड के ऊपर आता है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या दिक्कत है, शायद मुझे इसका सर्विस सेंटर में फिक्स कराना चाहिए। पर जो इसका लाइट का थ्रो है वो रोड पर होने की वजह से थोड़ा रोड के ऊपर है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीज़ इसकी मीटर कंसोल। इसकी मीटर कंसोल का जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। अगर आप कड़े धूप में बाइक को चलाते हो तो आपको बिल्कुल नहीं नज़र आएगा कि बाइक आप किस स्पीड पे चला रहे हो या फिर कौन से गियर में आपकी बाइक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा चीज़, इसका थोड़ा बहुत जो ब्रेक्स का पार्ट है, जो पीछे वाला ब्रेक है, थोड़ा बेटर हो सकता है। और जो आपका माइलेज है, ऑफकोर्स माइलेज थोड़ा बेटर होना चाहिए था कंपनी का। आप कम से कम 30, आप 28 बोल रहे हो तो एटलीस्ट 28 तो दो, उतना तो मतलब चाहिए होता है, पर ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बाइक का जो ये वाइब्रेशंस मिरर का, ये थोड़ा ठीक होना चाहिए। क्योंकि हाँ, मानते हैं कि आप 60-70 के पीछे तो नहीं देखते हो, पर हाँ, एज अ सेफ्टी पार्ट ये चीज़ ठीक होना चाहिए बाइक का। बाकी अब बात करते हैं गुड एक्सपीरियंसेस की। तो गुड एक्सपीरियंसेस काफ़ी है इस गाड़ी के साथ। जो मेरा मेन रिक्वायरमेंट था वो इससे फुलफ़िल हो रहा था, जो कि था कि मुझे पिकअप पावर में कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। उसके बाद मतलब गाड़ी में अच्छे पॉइंट्स भरे पड़े हैं। कंफर्ट की बात करें, और इसका जो एक्सपीरियंस है, जो आप रोड पे चलाते हो, जो लोग देखते हैं इस बाइक को मुड़ के, जो हेड टर्निंग लुक है ना, वो काफ़ी मतलब फिर लगता है कि यार बाइक के पैसे वसूल हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपसे लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा, अगर किसी को 2025 में ये बाइक लेनी हो YZD रोडस्टर, तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर ले तो क्यों ले? देखिए, ये जो बाइक है वो उनके लिए जो राइडिंग एंथुजियास्ट हैं, जिनको चाहिए कि मैं एक अच्छे लुक्स में, एक क्रूज़र के लुक्स में, मैं एक स्पोर्ट्स बाइक वाला इंजन मुझे मिल सके, वो ये गाड़ी है। आपको क्रूज़र के लुक्स में एक पूरा स्पोर्टी इंजन मिलता है। लेकिन अगर जो वो सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ गाड़ी को क्रूज़ करना है, कि मैं 60-70 पे चल रहा हूँ और गाड़ी बस उतनी पे चलती रहे, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये ऐसी बाइक है जो आपको खुद बोलती है कि भाई मुझे अब
मेरा स्पीड बढ़ाओ, आप गियर चेंज करो। ये वैसी बाइक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसे क्रूज़ कर रहे हो तो उतना स्टेबल आपको फील नहीं होगा, आपको खुद मन करेगा कि मैं इसे भगाऊँ, ये ऐसी गाड़ी है। तो जो ऐसे लोग हैं जो फन टू थोड़ा ड्राइव हैं, जिनको चाहिए कि गाड़ी में पावर है चाहिए मेरे को, और इस तरह के लुक्स में मुझे वो पावर चाहिए, तो ये जो आपकी बाइक है वो उन्हीं के लिए है। और रही बात जो लोग खोज रहे हैं कि मुझे क्रूज़ करना है, ठीक है, कि मुझे एक मतलब कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ करना है, मुझे नहीं चाहिए वो फन टू ड्राइव, मुझे वो पावरफुल बाइक नहीं चाहिए, बस उनकी लॉन्ग ड्राइव की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपकी मेट्योर 350 है, आपकी हंटर 350 है, ठीक है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। और जो लोग थोड़ा माइलेज सेंट्री है कि उन्हें माइलेज चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप माइलेज का सोच रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स आपको दूसरे बाइक में ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सपीरियंस। आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है इस बाइक के बारे में। हालांकि हम मुझे लगता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि वो जान पाएँ इस बाइक के बारे में।